वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार सांग। जैसे कि मैं इस चैप्टर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि क्या है चैप्टर और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन तो आएंगे, इसके बारे में समझा चुका हूँ कि क्या है। हर एक कंपटीशन में बिठा लो, हर एक कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन भाई केमिस्ट्री से संबंधित हर एक कंपटीशन में भी आता है, ये भी जानते हो आप। और इस चैप्टर से संबंधित बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब इस चैप्टर से संबंधित मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो बनाई है। ये जो वीडियो है मेरी, ये 4th वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित। ऐसा हो सकता है कि इस चैप्टर से संबंधित 2-3 वीडियो और आ जाएं आपकी। हालांकि मैं इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं करूंगा, क्योंकि 5 नंबर देगा ये चैप्टर आपको, और 5 नंबर वो आपको भाई एक नंबर कीमती होता है, आप खुद भी जानते होगे कि एक नंबर परसेंटेज को बढ़ाता है। एक नंबर, तो नंबर आपको जब भी बढ़ेंगे कि जब आप एक चीज़ का अध्ययन करोगे, एक चीज़ के बारे में जानोगे आप। अब ये है कि जो चैप्टर था आपका, ये चैप्टर जो था वो फर्स्ट चैप्टर जो था वो ठोस अवस्था था। और जो सिलेबस चल रहा है, वो जो सिलेबस है वो चल रहा है, जो कह सकते हो सिलेबस जो चल रहा है वो क्या है, रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। वो फर्स्ट चैप्टर जो है ठोस अवस्था है। अब ठोस अवस्था के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको क्या होता है। ठोस अवस्था 2 प्रकार की बताई है मैंने आपको, कौन कौन सी होती है। एक होती है क्रिस्टल, एक होती है अक्रिस्टल। आपको पता है, एक होती है क्रिस्टलीय अवस्था, एक होती है अक्रिस्टलीय अवस्था। क्रिस्टलीय अवस्था के बारे में बता चुका हूँ। क्रिस्टलीय अवस्था होती क्या है, कि क्रिस्टलीय अवस्था क्या होती है, जिनमें अवयव कण जो होते हैं एक निश्चित ज्यामिति के अनुसार होते हैं, एक निश्चित जालक के रूप में होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो क्रिस्टल कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय वे होते हैं जो एक निश्चित ज्यामिति के अनुसार ना हो। ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ मैं आपको। कैसे कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में क्या बना है, एग्जाम्पल दिया था किसका, सोडियम का। क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल दिया था मैंने किसका, रबड़ का। अब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ही आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या होता है भाई, क्रिस्टल के बारे में तो भाई क्रिस्टल ठोस के बारे में जब भी तो जानोगे। अब क्रिस्टल के बारे में बताओ आपको। अब क्रिस्टल क्या होता है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि बोर्ड में क्रिस्टल के बारे में पूछ लेता है कि क्रिस्टल क्या होता है। अब क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल होता है क्रिस्टल क्या होता है, किसकी निश्चित संरचना हो। निश्चित संरचना का मतलब जिसकी इकाई क्या हो, जिसकी इकाई अणु, परमाणु और आयन के रूप में व्यवस्थित हो। भाई जो एक निश्चित व्यवस्था तो हो, जिनके कणों की एक निश्चित व्यवस्था तो हो, और जिनकी संरचना किसके रूप में हो, अणु, परमाणु और आयन के रूप में हो। बस ऐसी ही आपने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, ऐसे ही क्रिस्टल जालक भी होते हैं। भाई क्रिस्टल जालक का मतलब जाल के रूप में मैंने बता चुका हूँ कि जाल के रूप में होता है, और इसके बारे में समझा चुका हूँ कि क्या होता है। अब क्रिस्टल जालक कह लो या त्रिविम जालक कह लो। त्रिविम जो वर्ड आया है, त्रि का मतलब है 3 कौन से, अणु, परमाणु और आयन। आपको समझ में आ रहा होगा आपके। एक चीज बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा, विस्तार रूप से, या कह सकते हो विस्तृत रूप से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। आपके एक चीज़ वर्ड समझ में आ रहे होगे आपके कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या सर, क्या इसमें इतना टाइम दिया है सर ने, भाई क्यों दे रहा हूँ मैं इस टाइम को। वीडियो बार 2-3 वीडियो 4 मैंने आपको खुद भी देख रहे होगे कि 2 वीडियो मैंने पहले जो बनाई है, बस इसके चैप्टर के बारे में केवल समझाया है मैंने आपको कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, उनके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बारे में अध्ययन करना है, थोड़ा सा अंदर तक जाना है, डीपली थोड़ा सा। अब डीपली जाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्रिस्टल के बारे में बताना चाहिए और क्रिस्टलीय जालक के बारे में बताना चाहिए। अब क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं, क्रिस्टलीय जालक में सुन लो, क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं। भाई त्रिविम व्यवस्था तो होती है, सीधी सी बात है। त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम तो होती है। त्रिविम में जो अंत बिंदु होता है, अंत मतलब लास्ट वाला बिंदु, अनंत बिंदु जो होता है वो या तो अणु के रूप में, परमाणु के रूप में व्यवस्थित होगा। बिल्कुल सीधी बात है भाई, अणु और परमाणु के रूप में भी व्यवस्थित होगा, आपको पता है। पर उसका जो क्रम होगा एक निश्चित होगा। यदि क्रम निश्चित है
तो वो क्या कहलाती है व्यवस्था? क्रिस्टल जालक व्यवस्था कहलाती है, ये कह सकते हो उसे। ठीक है, इसके 2 पॉइंट हैं, 2 नोट करने वाले पॉइंट हैं, 2 नोट करने वाले पॉइंट। पहला है इनके, पहला नोट करने वाले, ये मिटा रहा हूं मैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि चमक नहीं रहा होगा, ऊपर से समझा रहा हूं थोड़ी सी। अब क्या होता है, मैंने बताना चाह रहा हूं आपको किसके बारे में, किसके बारे में बताता, नोट करवा रहा था मैं 2 पॉइंट नोट करवा रहा था। पहला पॉइंट है जो क्रिस्टल जालक होते हैं ना, क्रिस्टल जालक के जो अणु होते हैं, या कह सकते हो जो परमाणु जो होते हैं उनका कह सकते हो क्रिस्टल जालक के जो प्रत्येक बिंदु के जो परमाणु होते हैं, प्रत्येक बिंदु के जो परमाणु होते हैं उनका जो व्यवस्था क्रम होता है वो या तो परमाणु के आधार पर हो, या अणु के आधार पर हो, या आयन के आधार पर हो, इनका व्यवस्था क्रम होता है। अब नोट करने वाली 2 बात लिखूंगा। पहले एक क्या होता है, त्रिविम जालक का जो प्रत्येक बिंदु जो होता है, भाई मैं कहना चाहूं त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु या परमाणु से जुड़ा होगा, या परमाणुओं के समूह से जुड़ा होगा, परमाणुओं के समूह से जुड़ा होगा। भाई इसका प्रत्येक परमाणु, मैं कहना चाह रहा हूं कि त्रिविम जालक, भाई एग्जाम्पल भी इसका मैंने दिया था आपको, एग्जाम्पल के बारे में बता दें क्या होता है क्या नहीं। अब आपके समझ में भी आ रहा होगा त्रिविम जालक क्या होते हैं। ये जो नोट करके एक पॉइंट लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया मैंने कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु मतलब ये वाले बिंदु, ये जो बिंदु होते हैं, ये प्रत्येक बिंदु, ये वाले बिंदु, ये किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़े हुए होंगे पक्का। और व्यवस्था क्रम जो होगी, इनकी व्यवस्था क्रम क्या होगी, एक के बाद एक होगी, एक के बाद एक। ये ऐसा होगा जालक के रूप में एक के बाद एक ऐसे मिले हुए होंगे ये आपस में। इनकी संरचना जो होगी ना, संरचना जो होगी वो निश्चित होगी, ऐसा नहीं है अनिश्चित होगी। अनिश्चित होगी तो कौन से आएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाएंगे वे। अब फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया होगा नोट करके कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़ा हुआ होता है। आपके समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहना जा रहा है कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, त्रिविम जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है, त्रिविम जालक का जो प्रत्येक बिंदु वो जालक के रूप में व्यवस्थित होता है। जालक के रूप, भाई त्रिविम जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो किससे जुड़ा होता है, जालक के रूप में व्यवस्थित होता है, जाल के रूप में। जैसे कि आपको ये जाल सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी आपको जाल सा दिखाई दे रहा होगा, ये जो डायग्राम में समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो आपके समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बारे में पता चल गया होगा कि त्रिविम जालक क्या होते हैं। त्रिविम जालक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है त्रिविम जालक। ऐसे त्रिविम जालक के अंदर ही, त्रिविम जालक के अंदर होती है एकक कोष्ठिका या एकांक सेल बोल देते उसे, एकक कोष्ठिका या एकांक सेल। भाई ये जो व्यवस्था क्रम होती है ना, ये जो अणु जो होते हैं, ये एक दूसरे को जोड़े हुए होते हैं, ये जो अणु एक दूसरे को जोड़े हुए होते हैं ना, ये इन्हें बोलते हैं क्या, एकक कोष्ठिका, जो कोष्ठ के रूप में होती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है दीवार का एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। भाई दीवार का एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल बेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां ईंटें लगे हुए होते हैं, ये ईंटें ऐसे। अब ये एक ईंट है, एक ईंट के रूप में है, आपको दिखाई दे रहा है एक ईंट के रूप में। अब ये जो ईंट है पूरी, एक ईंट, ये किसका निर्माण कर रही है, ये निर्माण कर रही है पूरी ईंट, किसका, दीवार का निर्माण कर रही है, एक के बाद एक जोड़ रही है। ऐसे ही जालक के रूप में भी जो अणु होते हैं, जो अणु होते हैं या इनके जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही भाई दीवार का निर्माण कर दिया, जो एक ईंट को जो एक ईंट है, केवल ईंट, एक ईंट, इसे कहते हैं, इसे केवल ईंट को एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका,
एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। ऐसी इसमें भी होता है भाई, जो अणु होते हैं ना, वो एक अणु जो होता है, जो एक पार्टिकल होता है, वो जो एक अणु होता है वो एकांक सेल में आ सकता है। समझ में आ रहा होगा आपके? ये चीज़ एग्जाम्पल मैं इस मारो दे रहा हूँ जो जिससे आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाए, और हर चीज़ डीपली पढ़ रहे हो बेटे आप, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा क्या होगा क्या नहीं, ये चीज़ भी पता चली होगा कि क्या होता है क्या नहीं। अब एकांक सेल की डेफिनेशन भी पूछ लेता है कभी कभार। एकांक कोष्ठिका किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि एकांक कोष्ठिका किसे कहते हैं। एकांक कोष्ठिका पूछता है कि एकांक कोष्ठिका किसे कहते हैं। अब एकांक कोष्ठिका जो होती है वो भी जालक के रूप में होगी, ध्यान सुन लेना। वो जालक से मिलकर बनी है, जालक से ही आए हैं भाई। जालक के जो अणु होंगे, जो बिंदु होंगे, वो एक दूसरे से मिले हुए होंगे। ठीक है, जैसे इसमें मिल रहे हैं, जैसे डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं आपको, डायग्राम में एक एक चीज समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होता है जालक बिंदुओं का, अब देखो ध्यान रखना, एकक कोष्ठिका का डेफिनेशन बता रहा हूं। जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह, ध्यान सुन लेना, दोबारा बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह, जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराया जाए, या बार बार दोहराएं। क्रिस्टलों का भाई मैं कहना चाहता हूं कि क्या होते हैं एकक कोष्ठिका, क्या होते हैं कि ऐसे भाई एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, ऐसे ही आता रहता ना, एक के बाद एक समूह, एक बिंदु दूसरा तीसरा, ऐसे आते रहते हैं और बार बार दोहराते रहते हैं, आपस में बार बार दोहरा रहे हैं और वही क्रम आता है। त्रिविम जालक का वही समूह आता रहता है बार बार, वही आता रहता है समूह बार बार। तो ऐसे क्रिस्टलों को क्या कहते हैं, ऐसे क्रिस्टलों को जो बार बार दोहराते हैं, किसी समूह को बार बार दोहरा रहे हैं, ऐसे क्रिस्टलों को क्या बोलते हैं, एकांक कोष्ठिका बोलते हैं। एकांक कोष्ठिका की डेफिनेशन समझ में भी आ गई होगी आपको। एकांक कोष्ठिका क्या होती है, दोबारा बता रहा हूं एक बार डेफिनेशन और, कि जालक बिंदु का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार या संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर दे। भाई कहना चाह रहा हूं कि त्रिविम जालक का वह त्रिविम समूह जो बार बार दोहराने पर, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर दे, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर दे, क्या कहलाते हैं वे, क्या कहलाते हैं वे, एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। देखो बेटा, ये जालक के रूप में बता देंगे, क्रिस्टल का निर्माण कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल बिंदु होंगे, छोटे छोटे बिंदु होंगे, ये आपस में मिले होंगे, ये किसका निर्माण कर देंगे, ये बिंदु ही निर्माण कर देंगे किसका, क्रिस्टल का। अब आपके समझ में आएगा कि क्रिस्टल होते क्या हैं, अब आपको समझ में आ गया एकक कोष्ठिका क्या होती है। ठीक है, अब आपके एक एक चीज समझ में भी आ रही होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या नहीं, एक एक चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि सर ये क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब और हल्का सा और यदि आप अंदर जाओगे थोड़ा सा और, तो एकक कोष्ठिका की पैरामीटर भी होता है। एकक कोष्ठिका का पैरामीटर मापने वाला, इसे कैसे कैसे मापते हैं। तो एकक कोष्ठिका का जो पैरामीटर होता है, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर, तो हेडिंग ले लेना, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर। देखो बेटा एक चीज और बताने
ध्यान नहीं रही हल्की सी कि एक जो त्रिविम जालक होते हैं वो 3 डायमेंशन में होते हैं। 3 डायमेंशन मतलब है जैसे ईंट का एग्जांपल दिया था मैंने, ईंट वाला एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। ईंट में क्या होती है भाई, ईंट मान के चलो ऐसी, इसमें लंबाई भी होगी, इसमें चौड़ाई भी होगी और इसमें ऊंचाई भी होगी। तीनों चीज होगी ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ध्यान रख लेना त्रिविम जालक जो होते हैं वो काय में होते हैं, 3 डायमेंशन में होते हैं, 3 डायमेंशन में। ठीक है बेटा, अब आपके समझ में आएगा 3 डायमेंशन में होते हैं। अब इसके बाद है एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। अब एकक कोष्ठिका का पैरामीटर जो होता है, एकक कोष्ठिका जो पैरामीटर होता है उसके अनुसार समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। एकक कोष्ठिका का पैरामीटर भाई, एकक कोष्ठिका में अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मैंने किसका, ईंट ऐसा होती है, ठीक है, ऐसी होती है ना ईंट। ये क्या करती है, ये और एक ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स, एक्स एक्स वाई एक्स जेड। भाई आपके समझ में भी आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं सर क्या नहीं। ठीक है बेटा, ईंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स। तो इसमें 3 अक्ष होती हैं, आपको जानते हो कि अक्षांश लंबाई जो होती है, इसकी अक्षांश लंबाई किसकी, एकक कोष्ठिका की। क्वेश्चन पूछता है एकक कोष्ठिका की अक्षांश लंबाई कितनी होती है, एकांक कोष्ठिका की अक्षांश लंबाई। तो एकांक कोष्ठिका की अक्षांश लंबाई जो होती है वो होती है 3, एक्स वाई और जेड। एक्स एक्स कह लो, वाई एक्स कह लो या जेड एक्स कह लो। ठीक है, तो आप क्या लोगे यहाँ पे कि एकांक कोष्ठिका की लंबाई पूछ लेता है। भाई एकांक कोष्ठिका आप मान लोगे कि एकांक कोष्ठिका की लंबाई जो ए या एक्स एक्स पर लंबाई किसकी एक्स एक्स पर जो लंबाई होगी, यो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी मान लो ए होगी। फिर वाई एक्स पर जो लंबाई होगी किसकी, एकांक कोष्ठिका के बिंदु की, यहाँ से यहाँ तक के क्या होगी, वो बी होगी। ऐसी जेड एक्स पर क्या होगी, सी होगी। आपने मान लिया कितना, सी। तो आपको पता चल रहा होगा कि लंबाई, आपको पता चल रहा है कि अक्षांश की लंबाई जो होती है वो 3 होती है, ए बी और सी जेड। आपके समझ में भी आ रहा होगा कि एकांक अक्षांश की जो लंबाई होती है वो होती है 3। अब इसमें कभी कभार कोण भी पूछ लेता है कि एकांक अक्षांश के अनुसार इसकी कोण बताइए, कोण क्या होते हैं, इसमें कोण कितने होते हैं। तो कोण भी ध्यान रखना भाई, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो कितने हो गए, 3 कोण होते हैं। 3 कोण आपको 3 कोण होते हैं किसमें होते हैं, एकांक अक्षांश में। भाई अब मान के चलो कि ए एक्स, आप मान कर चलो ए और बी के मध्य है। भाई ए और बी के मध्य यहाँ पर आपने अल्फा मान लिया, और बी और सी के मध्य आपने यहाँ पर क्या मान लिया, गामा, आपने यहाँ पे बीटा मान लिया। और सी और ए के मध्य जो कोण मान लिया आपने, क्या मान लिया, वहाँ पे क्या मान लिया आपने, गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा। तो आप लिख लोगे कि ए पे बी के मध्य कोण जो होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। बी व सी के मध्य कोण जो होगा वो क्या होगा, वो बीटा होगा। हालांकि ये चमक नहीं रहा होगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसमें नहीं। सी और ए के मध्य कोण जो होगा वो क्या होगा, डी। वो क्या होगा, सी और बी के मध्य कोण क्या होगा, गामा होगा। आपके समझ में भी आ रहा होगा कि डायमेंशन के अनुसार समझा रहे हैं विनोद सर, ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक एक चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं कि क्या है क्या नहीं। हर चीज़ के बारे में आपको एक एक क्वेश्चन आता है बेटा, हर एक क्वेश्चन आता है।
कभी कभार क्या पूछ लेता है एकांक कोष्टिका का पैरामीटर बताइए कितना पैरामीटर होते हैं, तो आपको बताया कितने पैरामीटर है, 3 तो यहाँ पैरामीटर है और 3 यहाँ पैरामीटर है। ये भी पैरामीटर में अंतर आते हैं, कोण तो हैं पर पैरामीटर में ही है। इसमें क्वेश्चन कैसे ही पूछ लेता है वो कि एकांक कोष्टिका के पैरामीटर बताइए, तो एकांक कोष्टिका के 6 पैरामीटर है, 6 पैरामीटर। तो एकांक कोष्टिका के पैरामीटर कितने हैं, 6। अब 6 पैरामीटर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। 6 पैरामीटर जो होते हैं आपको पता चल गया कि क्या नहीं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक एक चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं विनोद सर की क्या नहीं। हर एक टॉपिक के बारे में डीपली समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछ लेते हैं कि एकांक कोष्टिका क्या होती है, एकांक कोष्टिका क्या होती है, और एकांक कोष्टिका का जो पैरामीटर जो होता है वो कितने पैरामीटर होते हैं। तो कितने के पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर। अक्षांश लंबाई कितनी होती है, अक्षांश लंबाई बता दो 3 होती है। अक्षांश कोण कितने होते हैं, अक्षांश कोण भी पूछ लेता है, अक्षांश कोण बता दो कि 3 अक्षांश कोण और 3 अक्षांश लंबाई, आप भी यही बता दोगे, ठीक है बेटा। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद में कौन कौन से ऐसे हैं जो घनीय एकांकीय इनके बारे में। अब देखो बेटा, घनीय एक होता है घनीय में जब a = b आ जाए और = c आ जाए, ध्यान सुन लेना। घनीय कौन कौन से होते हैं, घनीय होता है जब a = b आ जाए, b = c आ जाए, या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का कोण आ जाए। जब इनके बीच सबके बीच भाई क्या है, लेंथ तो इक्वल है, लेंथ तो तीनों के बीच ए बी सी तीनों की इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो वो जो होते हैं वो जैसे एग्जांपल देख लो भाई, ये रहा सोडियम वाला एग्जांपल, बिल्कुल सटीक है। 90 डिग्री का एंगल होगा और 90 डिग्री का ये इनकी जो लेंथ होगी वो एक दूसरे से इक्वल होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl। आप बता दो एक घनीय कौन से होते हैं, एक घनीय आप बता दो कौन से होते हैं, एक घनीय आप एग्जाम्पल यदि दे दिया उसने तो आप बता दोगे NaCl, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल। फिर होता है, फिर कौन सा होता है, द्विसम लंबास ही पूछ लेता है। द्विसम लंबास में क्या होता है, जब A की लेंथ और B की लेंथ इक्वल हो और नॉट इक्वल टू C हो, तो क्या नाम इन दोनों की A और B की तो लेंथ बराबर हो और C की अलग हो, और एंगल जो हो एंगल सेम हो, एंगल L बराबर B बराबर गामा, भाई अल्फा बीटा और गामा तीनों की, गलती से A और B बोला गया मुझसे बेटा, ठीक है ना, वो गलती से बोला गया। अल्फा बीटा गामा जब तीनों की चीज़ दे रखी हो, तीनों के एंगल तो 90 डिग्री दे रखे हो, भाई लेंथ तो A और B की इक्वल हो और लेंथ तो A और B की इक्वल हो और C की अलग हो, परंतु एंगल जो होगा, भाई मैंने एंगल बताया नहीं अभी आला कि अल्फा यहाँ क्या होगा x, या y, या z, ये A, ये B, ये C, मैंने बताया ना ये भाई अल्फा बीटा और गामा। आपके समझ में भी आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है, ये इक्वल हो, तो इसका द्विसम लंबास का एग्जाम्पल जो है वो है SnO2। SnO2 जो आपको बताया टिन ऑक्साइड बोलते हैं इसे। फिर इसके बाद विषम लंबास पूछ लेता हो, विषम लंबास में पूछ लेता है। जब विषम लंबास पूछ लेता है तो दोनों भाई विषम का मतलब अलग अलग सबकी लेंथ, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों की लेंथ अलग अलग हो, तीनों की लेंथ तो अलग अलग हो, परंतु जो उनके बीच एंगल है वो एंगल सेम हो। भाई एंगल सेम हो सकता है, एंगल सेम होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। जब इनके बीच एंगल 90 डिग्री आ जाएगा तो वो कौन सा होगा, वो होता है बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट का भी एग्जाम्पल आपके समझ में भी आ रहा होगा। ऐसी है षष्ठकोणीय, आप पूछ लेता है षष्ठकोणीय क्या होता है, षष्ठकोणीय क्या होते हैं, षष्ठकोणीय आप बता दोगे जब A की लेंथ, भाई A और B की लेंथ तो इक्वल हो परंतु नॉट इक्वल टू C हो, ध्यान सुन लेना, A और B की लेंथ तो इक्वल हो परंतु
सी की लेंथ अलग हो, तो उसमें क्या होता है, ए बराबर तो बी होता है, वहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, पर गामा का 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो वहाँ इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ZNO इसका एग्जाम्पल है किसका है, षष्ठकोणीय का, ZNO एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। फिर इसके बाद ऊपर से मिटा रहा हूं थोड़ा सा, कोणीय पूछ लेता है, कोणीय भी पूछता है कि कोणीय क्या होता है। जब भाई कोणीय में क्या होता है, ए बी और सी तीनों के लेंथ तो इक्वल होती है, परंतु अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों का एंगल 90 डिग्री नहीं होता, तीनों का एंगल जो होता है 90 डिग्री नहीं होता है। उसमें कह सकते हो कि एग्जाम्पल में कौन सा हो सकता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बाइड। आपके समझ में भी आ रहा होगा ये चीज। ठीक है भाई, एकांश भी होता है इसका एग्जाम्पल, एकांश अब इसमें क्या होगा, एकांश में क्या होगा कि इनके लेंथ अलग अलग, सबकी अलग अलग लेंथ अलग अलग होगी, और इनके एंगल जो होंगे वो अल्फा और गामा तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, और बीटा जो आ जाएगा वहाँ पे 120 डिग्री आ जाएगा वहाँ पर। आपके समझ में भी आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट इसका एग्जाम्पल है। भाई हर चीज़ के बारे में आपको समझ में भी आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या है नहीं। ठीक है भाई, एक एक चीज़ के बारे में समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि क्या है क्या नहीं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्वेश्चन आप बता दोगे उन्हें क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। ठीक है बेटा, अब लास्ट रह गया, बिल्कुल लास्ट है असम्मित। असम्मित में क्या होता है, असम्मित में जब ए बी और सी तीनों की लेंथ अलग अलग दे रखी हो, और तीनों के एंगल भी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, जब तीनों के अलग अलग एंगल दे रखे हो। और इसका मोस्ट एग्जाम्पल जो है वो है CuSO4 जिसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। एक एक चीज़ के बारे में मैंने समझा दिया कि एकांक कोष्ठिका क्या होते हैं, एकांक कोष्ठिका के एग्जाम्पल भी समझा दिया मैंने आपको कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और एकांक कोष्ठिका के। आपके समझ में भी आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या क्या नहीं। एक एक चीज़ के बारे में सटीक तरीके से मैंने बताया, और इसके बाद कुछ और डीपली जाएंगे इसके बारे में, कुछ और एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे, और कुछ अंदर की बातें भी लिखवाएंगे, और इनसे संबंधित कुछ अंदर और टॉपिक हैं इसके वे कराएंगे। जैसे मैंने बताया था कि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, बताया था कि उनके बारे में समझाएंगे, और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी अंदर जाएंगे थोड़ा सा और। ठीक है, कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, एक चीज़ और बताने ध्यान नहीं रही मैंने, जैसे एक अणु यो है आपस में मिले हुए होते हैं, ऐसे गोल के रूप में अणु आपस में मिले हुए हैं, तो इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है ज्वाला कह रहा हूं मैं, बीच वाला, इसे बोलते हैं, इसे रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका क्वेश्चन पूछता है रिक्तिका किसे बोलते हैं, तो रिक्तिका बता दोगे आप किसे बोलते हो। गोलाकार अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान जो थोड़ा बहुत खाली स्थान रह जाता है ना के बराबर, उससे बोलते हैं रिक्तिका। आपके रिक्तिका भी समझ में भी आ गया होगा रिक्तिका क्या हो रहा है। हालांकि मैं इसके बारे में और जैसे बहुत कुछ है इसके बारे में पढ़ाने के लिए, आगे वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज का टॉपिक मैं बस इतने रखता हूँ। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चैप्टर की
2-3 वीडियो और आनी है अभी, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल में ज़रूर पढ़ना है पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, आज के लिए बस थैंक यू।